संजय राउत को ईडी कोर्ट ने बाकायदा 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और उनको 4 अगस्त तक अब ईडी की हिरासत में दे दिया गया है। ये संजय राउत अभी तक ये कह रहे थे कि इनका कोई दोष नहीं है और इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कोर्ट के सामने जो ईडी ने प्रमाण प्रस्तुत किए, अब ऐसा पक्का हो गया है कि कोर्ट ने भी माना है कि कुछ तो घोटाला हुआ है और उस घोटाले में संजय राउत का कहीं ना कहीं लिंक है। इसकी जांच के लिए ईडी को 4 अगस्त तक का टाइम मिला है। हालांकि ईडी ने जो कस्टडी है वो ज़्यादा दिन के लिए मांगी थी, लेकिन संजय राउत के जो वकील हैं उन्होंने वही बहाना लगाने की कोशिश की जो हम देख रहे हैं कि ये हार्ट के पेशेंट हैं, इनको बीमारी है। हालांकि वो हार्ट की पेशेंट इनको सच में हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए वो गलत नहीं हो सकते। लेकिन बात वही है, देश में लोग ये कह रहे हैं कि इन नेताओं को जब जेल जाने की बारी आती है या जांच की बारी आती है तो ये बीमार क्यों हो जाते हैं। ये उन लोगों का सवाल है, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल संजय राउत पहली बार गमछा डाले हुए दिखाई दिए, भगवा गमछा। वो संजय राउत जो नोटी कह करके महिला का अपमान कर रहे थे, वो संजय राउत जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को चुनौती दे रहे थे, वो संजय राउत जो संतों की पालघर में हत्या को लेकर मौन व्रत धारण किए हुए थे, वो संजय राउत जो हमेशा हिंदू संगठनों को सवाल के घेरे में घेरे हुए थे, आज वो गमछे में नजर आए। हिंदुत्व उनको समझ में आया, हिंदुत्व उनको याद आ गया। वो संजय राउत और उनके साथ उद्धव ठाकरे ये धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उद्धव ठाकरे का भी पहली बार इस तरह का रूप देखने को और सुनने को मिला। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हमारा भी कभी समय आएगा और फिर हम बताएंगे। वो कहते हैं एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, वक्त बदलता रहता है, तब सोचिए कि आपका क्या होगा। अब उद्धव ठाकरे जी, आप मुझे ये बताइए, जनता पूछ रही है कि क्या संजय राउत जी को जो ईडी ने हिरासत में लिया है, उनको तो कोर्ट में प्रस्तुत किया था, तो क्या कोर्ट बीजेपी की है? वहां जो जज साहब बैठे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? निश्चित रूप से नहीं। दूसरी बात, संजय राउत जी हो या उनके पक्ष में आंदोलन करने वाले जो सड़कों पर लोग उतर रहे हैं वो हो, या फिर संजय राउत के फॉलोवर हो, या फिर जो विपक्ष कांग्रेस और बाकी दल जो इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, संजय राउत को कह रहे हैं साहब गलत पकड़ लिया, ये बीजेपी गलत कर रही है, जितने भी ये लोग बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या पत्राचाल का जो घोटाला है, 67 एकड़ जमीन उस चाल में रहने वालों से इस नाम पे खाली कराई थी कि आपको पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे, आप ये जगह खाली कर दो, हम इसको बुलडोजर से तोड़ देते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी मकान गिरने वाले हैं, इसकी जगह तुम्हें नए मकान बनाकर देंगे। गरीब लोगों ने, जिनकी संख्या लगभग 700 है, वो 700 लोग उम्मीद में थे कि एक सरकार है जो उनके पुराने मकान की जगह उनको नया मकान देने जा रही है, वरना वो वहाँ छोड़ते नहीं। उन्होंने वो अपनी चाल यानी जो फ्लैट थे वो छोड़ दिए, और उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ कि 2008 से लेकर के आज तक का मामला है, आज तक उनको फ्लैट बनाकर नहीं दिए। क्या ये जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, जितने कांग्रेसी हैं, जितने संजय राउत के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या वो जो पत्राचाल में रहने वाले लोग हैं, उनकी आपको गरीबी, बेबसी, बेघर हुए उन लोगों की शक्लें याद नहीं है? क्या उनका पक्ष आपने जाना? क्या उनसे आपने पूछने की जरूरत महसूस की कि उन गरीबों पर क्या गुजरी? क्योंकि आपको कैसे पता होगा? ये जितने राजनीति में लोग हैं, इनके पास तो बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, अरबों खरबों रुपए का भंडार है। इनको गरीब आदमी का क्या पता कि वो एक चाल में, एक खोली में, छोटे से मकान में कैसे रह रहा था और वो उस जिंदगी को काट रहा था। वो मरता तो मरता, उसी में मरता, लेकिन उसको अगर उम्मीद जताई कि हम तुम्हें एक फ्लैट बनाकर देंगे। केंद्र सरकार में इस समय मोदी जी हैं, 2014 के बाद से लगभग 1 करोड़ लोगों को अभी तक
मकान बनाकर फ्री दिए जा चुके हैं। अब भी तो दिए जा चुके हैं, तो लोगों को उम्मीद जगी कि शायद ये सरकार भी ऐसे ही बना के देगी, लेकिन वो शायद रह गया। लोगों को बेघर कर दिया गया और उनके हिस्से की 67 एकड़ जमीन बिल्डरों को बेच दी गई। 1034 करोड़ रुपया उससे इकट्ठा हुआ। और जिसने ये काम किया, जो ये कंपनी का डायरेक्टर था, वो संजय राउत का दोस्त है, परवीन राउत, और वो उस केस में जेल के अंदर बंद है। यदि परवीन राउत निर्दोष है तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील करके वो क्यों नहीं छूट गया? सवाल है। संजय राउत जी जवाब दें, उद्धव ठाकरे जी जवाब दें, और जितने लोग इनके पक्ष में खड़े हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जरा जवाब दें कि अभी तक 9 करोड़ रुपए की संपत्ति, 9 करोड़ की, संजय राउत और परवीन राउत की ईडी ने जब्त की है। 9 करोड़ रुपए इतने होते हैं कि कोई आदमी जिंदगी बीत जाए नहीं देख सकता, लेकिन इन नेताओं ने अगर ये 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनकी ईडी ने जब्त की है, तो इन्होंने उसके बदले में सवाल क्यों नहीं उठाया? मेरा अगर कोई फ्री में 9 रुपया भी ले ले, मेरे जैसे आम आदमी का, मैं सवाल करूंगा कि मेरे 9 रुपए दे भाई, क्यों ले लिए? लेकिन इनका 9 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की। अगर ये निर्दोष थे या निर्दोष हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जाकर ईडी के खिलाफ एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई कि साहब ईडी ने हमारी 9 करोड़ रुपए की संपत्ति ले ली? 9 करोड़ की संपत्ति किसी की जब्त हो जाए और वो चुपचाप बैठेगा और फिर कहेंगे इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो फिर जो ईडी की कोर्ट है उसने रिमांड क्यों दी? उन्हें सारे पेपर देखे होंगे, ईडी ने एक एक करके पेपर दिखाए, जज साहब ने देखा तभी तो पाया। तो संजय राउत जी कहते हैं मैंने घोटाला नहीं किया, तो ईडी कब कह रही है कि आपने घोटाला किया? घोटाला करने वाला तो जेल में है। जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर है परवीन राउत, वो तो जेल में है। ईडी ने क्या कहा है? ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है, जो कोर्ट में उसने पेपर दिए हैं और जो ईडी सवाल चाहती है, कि वो जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसने जो है मकान बनाने का 3000 फ्लैट बनाने का, जिसको म्हाडा ने ठेका दिया था एक तरह से, और ये जो फ्लैट बनाने थे, एक भी फ्लैट नहीं बनाया, 8 बिल्डरों को जमीन बेच दी। वो परवीन राउत HDIL से जो उसको 100 करोड़ रुपए एक मिले रिश्वत के तौर पे, वो मिला कमीशन के तौर पे, वो 100 करोड़ रुपए को उसने लोगों को बांटा। उसमें म्हाडा के लोग भी थे, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसी जो होती है, वो महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हाडा, उसके लोग भी थे अधिकारी, उनको भी पैसा गया, कई नेताओं को पैसा गया। उसी 100 करोड़ में से हिस्सेदारी मिली संजय राउत की पत्नी को, उनको 55 लाख रुपए मिले। ईडी यही तो पूछ रही है कि ये जो 55 लाख रुपए आपकी पत्नी के खाते में परवीन राउत की पत्नी ने दिए, ये क्यों दिए? क्या काम था? आप कहेंगे वो तो हमने वापस कर दिए, उधार थे। नहीं, यही तो बता रही है ईडी कि ये उसी कमीशन का हिस्सा है जो गरीबों के मकान बनाकर आपको देने थे, फ्लैट बनाकर देने थे, जो गरीबों की जमीन आपने झूठ बोलकर खाली कराई थी परवीन राउत ने, उस जमीन को हड़प लिया गया और बिल्डरों को बेच दिया गया। 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, उस 1000 करोड़ रुपए में बंदर बांट हुआ, और इसी बंदर बांट में सबको मिला। तो कौन कौन नेता थे? कईयों को मिला होगा, तो वो पूछ रहे हैं परवीन राउत से, बताओ किस किस को दिया? तो परवीन राउत ने तो बता दिया कि मैंने तो इस एवज में दिया है, मुझे मिला, मैंने आगे बांट दिया। तो परवीन राउत ने संजय राउत की पत्नी को क्यों दिया, वो ईडी को बता चुका है, ईडी के पास बयान है, लिखित में है। तो ईडी केवल यही कह रही है कि आप भी दोषी हैं, क्योंकि यदि रिश्वत का पैसा अगर बांटा गया है, जिसने भी वो रिश्वत ली, आप पक्ष में थे विपक्ष में थे, इससे मतलब नहीं है। परवीन राउत और HDIL जो कंपनी है, जिसको 1000 करोड़ रुपया जनता की जमीन बेचकर मिल रहा है, तो वो तो सबका मुंह बंद करने के लिए उसने कमीशन बांटा, पुलिस कमिश्नर को, पुलिस अधिकारियों को, जिसको दिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने, वो जो कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं ईडी के, कि उसने पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को वो पैसा बांटा। उसमें कौन कौन नेता हैं, वो ईडी के पास पूरी सूची है, एक एक करके सबसे पूछताछ हो रही है। कई लोग जेल के अंदर बंद हैं, उसी सूची में नाम है
संजय राउत की पत्नी का, और संजय राउत की पत्नी से पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो संजय राउत की पत्नी कह चुकी है ईडी से कि साहब मुझे इस पैसे के बारे में नहीं पता, मेरे पति के मित्र हैं, उनकी पत्नी ने दिए, हमने लिए और इससे एक फ्लैट खरीदा। यहां एक बात और अंत में आपको बता दूं कि संजय राउत के जो एक और दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर के एक जमीन खरीदी गई, जमीन का सौदा किया गया, और वो जो सौदा है संजय राउत की पत्नी उनके साथ मिलकर, और ये हुआ सुजीत पाटकर नाम का जो दोस्त है संजय राउत का, इसकी पत्नी के साथ मिलकर। अब ये जो जमीन खरीदी गई इसमें भी घालमेल है, ये भी रिश्वतखोरी का ही एक हिस्सा है। और ये जो रिश्वतखोरी का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में ईडी को गवाही के तौर पर जो ये सुजीत पाटकर है, इसकी पत्नी डॉक्टर स्वप्ना पाटकर, उसने जाकर ईडी को बता दिया कि मैंने 1 रुपया भी इस जमीन के लिए नहीं दिया, जो रजिस्ट्री मैंने की है संजय राउत की पत्नी के साथ, ये तो भाई मुझे नहीं पता, मेरे पति ने कोई घपले घोटाले का पैसा इसमें लगाया है। तो ईडी के पास प्रूफ है, ईडी के पास गवाह है स्वप्ना पाटेकर। अब स्वप्ना पाटेकर गवाह है, और अगर संजय राउत निर्दोष है तो सवाल यह भी है कि संजय राउत जी उस स्वप्ना पाटेकर को क्यों गाली दे रहे हैं। ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं कि तू जमीन नाम कर दे वरना मैं तुझे देख लूंगा, तू कहीं भी चली जाना। अब इस मामले में भी एक एफआईआर दर्ज डॉक्टर स्वप्ना पाटेकर की तरफ से हुई है, और उन्होंने ये आरोप लगाते हुए वो ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपी है। पुलिस फोरेंसिक लैब में उसको भेज रही है। अब आवाज़ से सैंपल मिलाया जाएगा, और वो आवाज़ संजय राउत की आवाज़ से अगर मेल खाती है तो आपको बता दूं धारा 504, 506, 509 ये 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संजय राउत ईडी के शिकंजे से छूटेंगे तो उस महिला को धमकाने, उसको अश्लील बातें करने, परेशान करने, हरस करने के आरोप में जेल जाएंगे। और इसी तरह का काम संजय राउत एंड इनकी पार्टी ने किया था जब ये सत्ता में थे। तो जैसी करनी वैसी भरनी हम सुनते आए हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है ये लोगों को बरगला रहे हैं, ये बहका रहे हैं, ऐसा कहना बीजेपी का है। और इसीलिए आपको बता दूं, जो उद्धव ठाकरे जी हो या जो शिवसेना के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, तो समझ लो पार्टी को ख़त्म करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे काम करने का भाजपा को बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी ख़त्म करनी होती तो अभी तक उद्धव ठाकरे जी या कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर बीजेपी को झूठे ही आरोप लगाने होते तो किसी को भी जेल में डाल देती। फिर संजय राउत को क्यों, उद्धव ठाकरे जी को ही डालती, उनके बेटे को डालती। तो मेन आदमी को पकड़ती, प्रवक्ता को क्यों पकड़ती, ये एक सवाल है, जनता पूछ रही है। उद्धव ठाकरे जी आप पक्ष ले रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी को आप चुनौती दे रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो हम देख लेंगे, तो ये भाजपा ईडी नहीं है और ना ईडी भाजपा है, ये एक एजेंसी है। और हमारे देश में एक न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर भरोसा यदि आपको नहीं है वो बात दूसरी है। यदि न्यायपालिका पर भरोसा है तो इंतजार करिए, संजय राउत जी अगर निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से वो छूट कर आएंगे और उनको कोई ताकत जेल के अंदर नहीं डाल सकती, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको भरोसा ही नहीं है और केवल आरोप लगाने हैं और गलत आदमी को क्लीन चिट देनी है तो फिर जनता आपका फैसला करेगी जैसा आपने कहा है। वंदे मातरम।